बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सुहेल अफरीदी अपनी कंपेन चला रहे हैं। कल उन्होंने दौरा किया बनू का। ये दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, यहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी के कई वाकयात भी हो चुके हैं, बल्कि कई एरियाज के अंदर लोगों का निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। इसको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ का सुहेल अफरीदी ने दौरा किया, बड़ी कामयाबी से वहां गए। बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था, लोगों में बहुत गुस्सा है, बड़ा जोश है और लोग बार बार डी चौक जाने की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर लाशें छोड़कर आए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको आइडिया है कि ये गजूर पश्तून है। तो वहां पे क्योंकि लाशें छोड़कर आए थे, वो वहीं वापस जाना चाहते हैं। जहां पे भी सुहेल अफरीदी जाते हैं या अलीमा खानम जाती हैं, तो लोग उन्हें बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम डी चौक जाना है, हमें डी चौक जाना है, डी चौक चलो। अब ये करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये हिकमत अमली तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ता पहले बताएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले। सुहेल अफरीदी के लिए जो एक बड़ा मसला है ना, वो ये नहीं है कि लोग कितने चार्ज हैं, ये भी मसला नहीं है कि लोग निकलना चाहते हैं या नहीं। बड़ा मसला ये है कि वो इतने ज्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे और किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और वो लोगों को कैसे कायल करेंगे कि सबको निकलना है। उसके लिए एक उम्मीद देनी पड़ेगी उन्हें लोगों को, क्योंकि मायूसी बहुत ज्यादा फैलाई गई मीडिया के जरिए से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रोपेगेंडास के जरिए से और दीगर जराए से उन्होंने काफी मायूसी फैलाई है। जितना जुल्म और जबर किया, उसके बाद फिर लोगों की हालत भी बड़ी पतली कर दी है महंगाई को बढ़ा के। तो लोग तो निकलना चाहते हैं, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो निजाम जो है वो हथियार फेंकेगा, और लोगों को यह भरोसा दिलाकर साथ अपने लेकर जाना, ये एक बड़ा टारगेट है सुहेल अफरीदी के लिए। देखिए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग जो माजी में कामयाब नहीं हुए, वो नहीं चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी कामयाब हो जाए, क्योंकि सियासत बड़ी जालिम चीज है। लोग बड़े मकसद से तवज्जो हटा देते हैं और छोटे छोटे फायदों के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक मिसाल है, उर्दू में जैसे कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए किसी और का ऊंट ज़िबा कर देना, यानी अपनी एक बोटी के लिए पूरा ऊंट ही मार देते हैं। और यही कुछ सियासत में होता है, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं है। अब ना सिर्फ सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबको इकट्ठा रखें, पार्टी के सारे लोगों को एक साथ शामिल करें, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखें बैक वक्त, क्योंकि कमांड उनके हाथ से गई तो मामला सुहेल अफरीदी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी दांव पे लगा हुआ है वो अब सुहेल अफरीदी का लगा हुआ है, किसी और का कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी ने की है। सारे लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लिहाजा सारा कुछ सुहेल अफरीदी का दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी सियासत, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, हर चीज दांव पे लगी है और उन्हें सारों को साथ लेकर भी चलना होगा और साजिशों से भी बचना होगा। पब्लिक को यकीन भी दिलाना होगा कि जब वो निकलेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, और ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि बड़े पैमाने पर लोग निकलकर उनके साथ चल पड़े। यहां जो जनूबी इजला है, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि लोग शिकवा करते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारी चेक पोस्ट है और हमें बार बार रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में भी आता है, यही मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है। और लोग बार बार कहते हैं कि जो कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहां पे तलाशी की वजह से और रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से उनकी बड़ी तजलील होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनकी तलाशियां ली जाती हैं। फिर ये लोग बापर्दा लोग हैं, इनकी खवातीन बादों का साथ होती हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे माजी में मेरे एक दोस्त थे मिलिट्री में, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन जब इनके साथ होती हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी को चेक किया जाए या कोई तलाशी ली जाए। ये उसे अपनी तौहीन समझते हैं। पश्तून और बलोच, इन लोगों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, तो जब आप कल्चर के साथ टकराते हैं तो फिर उसका रद्द अमल तो आता है। अब ये है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब जो कंटोनमेंट्स क्यों नो गो एरिया बने हुए हैं, यानी ये सड़कें, उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें नहीं बनाई। यानी इदारे अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो जरूरी तो नहीं है कि सड़कें बंद करके अपनी हिफाजत करें। पूरी दुनिया में इदारे अपनी हिफाजत करते हैं, सड़कें बंद किए बगैर भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया जाता है कंटोनमेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। तो सुहेल अफरीदी ने उस पर वार्निंग दी कि उन्हें खत्म किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पेशावर जाने से पहले खत्म किया जाए। उन्होंने कोर कमांडर से भी कहा कि ये ज्यादती है, ये ज्यादती ना की जाए, सड़कें हमने अवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए नहीं बनाई, या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें हमने तामीर नहीं की। अवाम के पैसा है, अवाम पे लग गया, सड़कें बन गई तो लोगों को वो सहूलत लेने दें। देखिए ना, भारत ने अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए। भारत ने आजादी मिली और लगभग 7 दहाइयों तक उनके वहां पे कंटोनमेंट्स रहे,
कंटोनमेंट में आपको बताऊं ये वो इलाका होता है जो फौज के जेरे कंट्रोल होता है, या उसको छावनी का इलाका कहते हैं, जहां पे फौजी निजाम चल रहा होता है, इसे कंटोनमेंट कहते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारी चीजें फौज के कंट्रोल में रहती हैं, तो बेशुमार चीजें रहती हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी बाज़ों का जनरेट होता है। तो इंडिया ने तो अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए और पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद एक नया कंटोनमेंट एरिया बन जाता है, नए लोगों को वहां पे खपा दिया जाता है, वहां से ज्यादा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कंटोनमेंट्स के अंदर कोई और मखलूक रहती है और बाहर कोई और मखलूक रहती है, यानी कंटोनमेंट्स के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही महफूज होने चाहिए जितना कि कंटोनमेंट्स के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं। कंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग भी सुर्ख है, उनके पास भी ग्रीन कलर का शनाख्ती कार्ड है, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, और जो कंटोनमेंट के बाहर रहते हैं वो भी आम पाकिस्तानी है। तो इनके लिए इतना फर्क क्यों है कि उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगाए जाते हैं, बड़े नाके लगाए जाते हैं और चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, और आम आदमी को वहां दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। कोयटा की मिसाल आपके सामने है, आपको अगर वहां दाखिल होना तो आपको बहुत पहले आगाह करना पड़ता है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बंदा कान पकड़ के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कंटोनमेंट्स वाली पाकिस्तान के अंदर ही गेम चल रही है, इंडिया ने तो इसको खत्म कर दिया। हमें भी एक जमहूरी मुल्क होने के नाते इन चीजों को खत्म करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं इंडिया की मिसाल देता हूं बहुत सारी चीजों के अंदर, लेकिन इंडिया हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीजों में। हमें भी ये परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। नाज़रीन, आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं और उनमें नए सूबों के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी, अलग अलग किस्म के बिल्स भी आएंगे। खासतौर पर मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो मक्का के अंदर एक मुआहिदा हुआ जिसमें 3 मुल्कों का भी एक दिफाई इत्तेहाद हुआ है, या दिफाई मुआहिदा हुआ 3 मुल्कों के बीच में, उस मुआहिदे के ऊपर भी करारदाद लाई जाएगी कि जनाब बड़ा अच्छा मुआहिदा हुआ। लेकिन आप मजे की बात देखें कि करारदाद ये लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद लाने वाले ने भी मुआहिदा नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना दिलचस्प बात। ये मुआहिदे की तारीफ करो, इसके हक में करारदाद लेके आओ, ये हुक्म आ गया, हम तारीफ भी करेंगे, करारदाद भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। यानी अजीबोगरीब बात नहीं है। आप यानी मुझे कोई किताब दे दे और मुझे कहे जनाब इस किताब को पढ़े बगैर आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा तबसरा कर देना है, और मैं एक अच्छा सा तबसरा कर दूं इस किताब को पढ़े बगैर, तो ये तो बड़ी जहालत है। तो इसी तरह से ये मुआहिदा पार्लियामेंट ने पढ़ा तो नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास इसकी कॉपी है, ना सेनेटर्स के पास इसकी कॉपी है, ना इसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी। तो जब मुआहिदा किसी ने पढ़ा ही नहीं तो उस मुआहिदे के ऊपर आप करारदाद कैसे पेश कर सकते हैं? किताब आपने पढ़ी नहीं, उसके बारे में आप अपने कमेंट या अपनी राय कैसे लिख सकते हैं कि जनाब ये किताब में ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है? ये नहीं कह सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं इस बंदे ने किताब लिखी, इसकी बड़ी मेहरबानी, किताब लिखते रहना चाहिए, किताब बहुत अच्छी चीज होती है, काफ से किताब होती है, और किताबें जो है वो दुनिया में इतनी सारी हैं और किताबों से तालीम फैलती। ये बातें तो आप जर्नल कर सकते हैं, लेकिन आप उस मुआहिदे के बारे में स्पेसिफिकली जब तक नहीं जानते आप उसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे हुक्म आ गया है, लिहाजा ये करारदाद भी आएगी और मुतफिका तौर पे मंजूर भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब ये जो एक बहस है या जो शुरू होने वाली बहस है कि नए सूबे बनेंगे, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर साहब की ये ख्वाहिश तो बता दी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो जाली हुकूमत है, जिसे जाली तरीके से लाकर बिठाया गया है, क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान में नए सूबे बना दे? वैसे तो पाकिस्तान में नई अदालतें भी बना दी जाली हुकूमत ने, पाकिस्तान में इस्तिस्ना और एक्सटेंशन भी दे दी, 2 आईनी तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाली हुकूमत ने। लेकिन क्या अब उन्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला हो गया कि वो नए सूबे भी अब बना छोड़ेंगे और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में मौक़िफ़ ये लेना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी बात है, नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नई पार्लियामान आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो नई पार्लियामान आए वहां पे बैठ के इत्तफाक़े राय के साथ नए सूबे बनाए जाए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हालात ये हैं कि साबिक डिफेक्टो पाकिस्तान के हुक्मरान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, डिफेक्टो हुक्मरान में इसलिए कह रहा हूं कि ये आप बिला वजह ही यहां पे बैठे होते हैं वजीर आजम वगैरह आके, कंट्रोल तो सारा पीछे से आर्मी चीफ कर रहा होता है। वजीर आजम तो बेचारा जितना मर्जी जोर लगाए, कोई अच्छा काम किसी एक महकमे में, किसी एक जगह पे, किसी दूसरी जगह पे वो कर लेता है, जब वो कोई काम करने लगता है उसको घर भेज देते हैं, निकाल देते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से कोरोना वायरस के अंदर काम किया, बाकी चीजों में किया, तो इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि ये हमारी अप्रोच से बाहर काम करे, तो बाद में अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में इमरान खान साहब को फारिग कर दिया। तो वो जो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे, बड़े मुहिब्बे वतन आदमी है, मुहिब्बे वतन के सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं, उनका इलाज जनाब दुबई में हो रहा है, सीएमएच में उनका इलाज नहीं हो रहा। मीडिया पे खबरें चलाई गई कि जनाब जनरल बाजवा के दुबई में टेस्ट हुए, मजीद कोई टेस्ट होंगे, उनका इलाज वहां पे जारी है, डॉक्टर्स इजाजत देंगे तब वो ट्रेवल करेंगे। आप अंदाजा करें कि साबिक आर्मी चीफ है, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता। जो पाकिस्तान का डिफेक्टो हुक्मरान रहा,
6 साल तक वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता और वो जाकर अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा रहा है। ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया, CMH ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया कि ये अपना इलाज एक साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं करवा सकता, उसे अपना इलाज करवाने के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है। पाकिस्तान के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। और ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसको सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है और ये बहुत सारे जेली इदारे भी चलाता है, CMH भी उनमें से एक है। वहां पे बेहतरीन डॉक्टर्स होने के बावजूद वो कहते नहीं हमने अपना इलाज बाहर से करवाना है। पाकिस्तान में इनको भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है इनके अपने बकौल, उस सिस्टम पे ये भरोसा कैसे कर सकते हैं? हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, दहशतगर्दी के अमनो अमान के मामला से लेकर सिक्योरिटी के मामला तक, आपकी इकोनॉमी के मामला से लेकर आपके टूरिज्म के मामला तक, आपके इन्वायरमेंट के मामला से लेकर आपकी मुआशरत के जो हालात हैं वहां तक हर चीज कोलैप्स कर गई। और इसको ठीक करने के लिए आपको एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए और कौमी इत्तफाक राय कौमी लेवल का लीडर लेकर आ सकता है। अगर आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें और एक हुकूमत बनने दें अवाम की मर्जी से, तो फिर कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। नादरीन, कौमी इत्तफाक राय तो पैदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक खबर थी और उसमें वो शाहिद अफरीदी का कसूर भी कोई नहीं है, मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। उसका कुत्ता गुम गया, उसने ट्वीट कर दिया जी मेरा कुत्ता गुम गया और मुझे उससे बड़ा प्यार है, हमने घर के फर्द की तरह पाला है, जिसको मिले वो मेरा कुत्ता जो है वो वापस कर दे। लोग उसका कुत्ता लेकर वापस आ गए, उसका कुत्ता उसे वापस कर दिया, वो खुश हो गया, उसने वीडियो बना दी कि जनाब मेरा कुत्ता मेरे पास वापस आ गया। वो खुश था, अच्छी बात है। किसी का भी कुत्ता घूमेगा वो कोई ना कोई इश्तेहार लगा देगा, पुलिस को बता देगा या जिसके पास सोशल मीडिया का अकाउंट है वो उसके ऊपर लगा देगा, ये एक नॉर्मल चीज। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसे खबर बना के चलाया कि शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हो गया। पाकिस्तान में बलोच नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पश्तून नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पंजाब में सवाल उठाने वाले लापता होते हैं, पाकिस्तान में शायर और सहाफी लापता होते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान और वकील लापता होते हैं, पाकिस्तान में माओ के बच्चे लापता होते हैं, माएं उन्हें ढूंढती रहती हैं, सड़कों पे बैठी रहती हैं और खबर नहीं चलती। लेकिन शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हुआ तो पाकिस्तान का मीडिया खबर चला रहा था। मुझे प्रॉब्लम शाहिद अफरीदी से नहीं है, उसका तो बेचारे का कुत्ता गुम गया था वापस आ गया। मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान के मीडिया और निजाम से है। क्या जो आदमी फील्ड मार्शल का बोसा लेगा उसका कुत्ता भी गुम जाएगा तो मीडिया खबर चलाएगा, और जो आदमी फील्ड मार्शल की सियासत में मुदाखलत पर गुफ्तगू करेगा या तनकीद करेगा वो साबिक वजीर आजम भी होगा तो उसे इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी और उसकी तस्वीर भी टीवी पे नहीं आएगी, उसकी आवाज भी टीवी पे नहीं सुनाई जाएगी। ये हमारे मीडिया की हालत और ये है पाकिस्तान में कानून और इंसाफ, ये है पाकिस्तान में तरीक़ाकार। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाएं, आप उनके वफादार बन जाएं तो सारा निजाम आपको सर्व करता है। लेकिन आप अगर उनकी घटिया सियासत के ऊपर सवाल उठाएं तो फिर आपको गुमनाम कर दिया जाता है, आपका नाम मिटा दिया जाता है, आपका निशान मिटा दिया जाता है, जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये कंपैरिजन करते हुए। लेकिन सच ये है कि एक कुत्ते के लापता होने पे खबरें चल रही हैं, मीडिया में हेडलाइंस चल रही हैं, लेकिन माओ के बच्चे लापता हो रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे नौजवान लापता हो रहे हैं, उसके बारे में कभी मैंने खबर चलती नहीं देखी, बल्कि उस खबर को दबाया जाता है, छुपाया जाता है। वो माएं सड़कों पे बैठी रहती हैं लेकिन उनकी खबर नहीं दी जाती, सामने ही नहीं आने दिया जाता। लेकिन अगर आप लाडले हैं सिस्टम के तो फिर आपको क्या मिलता है? ये आईजी और डीसी जो है वो बग्गी में बैठ के इस्लामाबाद में फिर रहे थे, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं
जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है, उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया और ये बड़ी अजीब चीजें जो उन्होंने बताया, तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में ISI ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और IG भी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो ISI कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर ISI ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो ISI ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ैनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ैनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए यह भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया, सिर्फ हमसे लोग ही मरवाए ना, फिर कोशिश करें इस्लामाबाद आने की, इस मरतबा अटक पुल पर खड़े होकर मारेंगे, वैसे भी डी चौक में तो मरवा दिए हैं। तो ये जनाब, और इस तरह की धमकियां लगाई जाती हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ बड़े ताकतवर घरों के जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमें तो अगर 1000-2000 बंदा भी मारना पड़ा तो हम मार देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। अब जब इस तरह की ज़हनियत होगी तो फिर पाकिस्तान खाक आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये मुराद सईद का ट्वीट था, उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहां पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क्याम का ऐलान है। इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कोशिश की है कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पे कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिजाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने के लिए कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुदाखलत करवाती है, कभी बाहर से मुदाखलत करवाती है, कभी जर्नलिस्टों से बयानात दिलवाती है। तो ये जो लोग बयानात दे रहे हैं ये बताएं इसके अलावा हल क्या है। यानी इमरान खान साहब को तो कभी भी आसिम मुनीर साहब आजाद नहीं होने देंगे। उन्हें यह लगता है कि वो सबसे ज्यादा खतरे में होंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानियत की जिस किस्म की पामालियां की गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से गद्दारी की गई है, हलफ की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इतना सारा कुछ जब कोई कर ले तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को बाहर आने दे। देखे ना, खौफ का आलम यह है कि उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। तो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के अलावा या कोई नौजवानों को इकट्ठा करने के अलावा या कोई बड़ी तहरीक चलाने के अलावा हल है क्या? बातचीत से तो ये मसला हल होता नहीं है। जब भी बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि बातचीत करने वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दे। वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवा पाते।
तो बातचीत तो मुमकिन नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर वो बातचीत में कोई फैसला कर भी लें तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है आसिम मुनीर साहब से, और आसिम मुनीर साहब